नमस्ते विद्यार्थियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करता हूं मैं आज सर्वनाम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, व्याकरण का एक अनिवार्य जिसको हम बिंदु कह सकते हैं वह सर्वनाम आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अनेक विद्यार्थी कहते हैं कि सर्वनाम समझ में नहीं आया, कभी विशेषण में सर्वनाम आ जाता है, कभी संज्ञा में सर्वनाम आ जाता है, तो हमें ये जो उलझन है इसका कोई हल नहीं है, तो उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आज आया हूं। चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम। देखिए बिल्कुल आराम से आपके समझ में आने वाला बिंदु है सर्वनाम। और विद्यार्थियों ये सर्वनाम शब्द है वह है, मैं कहूं कि सर्व जोड़ नाम, इन दो शब्दों के मेल से बना है सर्वनाम। सर्व का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम किसके लिए आता है? नाम आता है विद्यार्थियों संज्ञा के लिए। संज्ञा क्या है? परिभाषा हम पढ़ें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहां बात आती है सर्वनाम की, अर्थात सबके नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो शब्द वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम। परिभाषा क्या बनेगी? सर्वनाम अर्थात सबके नाम से तात्पर्य मैं यहां लिख देता हूं संज्ञा। हर वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? सर्वनाम कहलाते हैं। होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये लीजिए, इसकी परिभाषा हो गई, छोटी सी सरल सी एकदम सार्थक परिभाषा हो गई। सर्वनाम से संबंधित मैं आपको इसमें बहुत काफी गहराई में ले जाने वाला हूं और गहरी गहरी बातें इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग क्यों होता है? सर्वनाम की आवश्यकता क्यों? सर्वनाम क्यों? प्रश्न उठता है कि यह सर्वनाम क्यों चला और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, एक वाक्य में लिखता हूं, उसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी। देखिए कि एक वाक्य मैंने लिखा कि गुरुजी आज गुरुजी के पिताजी के साथ दिल्ली जाएंगे। वाक्य देखना विद्यार्थियों, इससे आपको एकदम समझ में आएगा पहले कि ये आखिर सर्वनाम है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है, भाषा में इसका क्यों प्रयोग किया जाता है। गुरुजी आज गुरुजी के पिताजी के साथ दिल्ली जाएंगे क्योंकि गुरुजी का परिवार वहां रहता है। अब इस वाक्य को देखिए आप, इस वाक्य में आपके कुछ उलझन सी हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे कि गुरुजी आज गुरुजी के पिताजी के साथ दिल्ली जाएंगे क्योंकि गुरुजी का परिवार वहां रहता है। अब इसमें एक गुरुजी, दो गुरुजी और तीन गुरुजी आ गए। एक ही व्यक्ति के लिए शब्द 3 बार आ गया, तो ये क्या आपको अच्छा लग रहा है? इसको पढ़ने में क्या आपको सहजता का अनुभव हो रहा है? मैं कहूंगा नहीं, ये सरलता नहीं है, इसको भाषा में सहजता नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी शब्द की बार बार पुनरुक्ति होती है तो वह शब्द हमें बोझिल लगने लग जाता है। तो भाषा में इस शब्दों के बोझ को हटाने के लिए, पुनरुक्ति के इस दोष को हटाने के लिए और बार बार इस आगमन को हटाने के लिए क्या किया गया? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि गुरुजी आज गुरुजी के पिताजी के साथ, यही गुरुजी हैं, ये अपने ही पिताजी के साथ दिल्ली जाएंगे, तो इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग क्या हो जाएगा कि गुरुजी आज अपने, ये हो गया। अब हमने इसको यहां से यहां तक हटा दिया, ये कारक चिन्ह यहां आ गया, बदल गया और गुरुजी की जगह ये आ गया। देखिए गुरुजी आज अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाएंगे क्योंकि गुरुजी का परिवार वहां रहता है, क्योंकि उनका, यहां पर क्या आ गया? उनका। किसकी जगह है?
इस गुरुजी की जगह है। ठीक है, यहां 1 2 3 ये तीनों शब्द क्या है? संज्ञा है। गुरुजी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इस संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। और इससे क्या होता है? भाषा में प्रभावशीलता बनती है, भाषा दोष से मुक्त हो जाती है, और बार बार शब्दों की पुनरुक्ति से जो उबाऊपन आता है उससे भाषा हल्केपन की ओर चली जाती है। तो भाषा कैसी हो जाती है? आनंददायी हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। अब बात आती है किसकी? भेदों की। इतना समझ में आया आपके कि संज्ञा के स्थान पर, ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द आ गया? अपने, उनका। तो ये शब्द क्या है? ये विद्यार्थियों सर्वनाम है। क्यों? परिभाषा सही हो गई कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सबके नाम अर्थात संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वे ही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? अब हम चलते हैं किसकी ओर? भेदों की ओर। आखिर सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के विद्यार्थियों कुल कितने भेद हैं? आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद हैं। और सर्वनाम के 6 भेद कैसे याद रखें? छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उलझन हो जाती है कि विशेषण के भेद सर्वनाम में घुस जाते हैं और सर्वनाम के भेद विशेषण वाले भेदों में आ जाते हैं। पूरा स्पष्ट नहीं रह पाता क्योंकि बार बार रटता भी नहीं जाता और रटा हुआ याद भी नहीं रह पाता। इसलिए थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि समझा हुआ जल्दी याद रहता है और स्थायी होता है। इसके लिए मैंने एक वाक्य बनाया है जिससे हम सर्वनाम के कितने भेदों को, सर्वनाम के हम 6 भेदों को याद रख पाएंगे। देखिए, एक वाक्य याद रखिए, इंपॉर्टेंट वाक्य मान लीजिए इसको आप, कि सर्वपुरुष को निज प्रश्न संबंधी निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय। कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी मेरे उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं, बात को पकड़ रहे हैं कि सर्वपुरुष को निज प्रश्न संबंधी निश्चय अनिश्चय रहता है। सर्वनाम समझने के लिए इस वाक्य को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों सर्वनाम के पूरे 6 भेद समाये हुए हैं। कैसे? सर्व शब्द को पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि ये किसके भेद हैं? ये सर्वनाम के भेद हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वनाम। अब देखिए, भेद यहां से शुरू होते हैं। पुरुष 1 नंबर पर, ये पुरुष का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले कौन सा भेद आएगा? कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सा भी भेद हम पहले ले सकते हैं। प्रायकर पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले लिया जाता है, बाद में कोई सा भी भेद हम ले लेते हैं। समझ में आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, और विद्यार्थियों छठा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितना सरल है देखिए। तो वाक्य को याद रखिए, सर्वपुरुष को निज प्रश्न संबंधी निश्चय अनिश्चय रहता है। एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये हो गए इसके 6 भेदों के नाम। अब हम इसको भेदवार क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 भेदों के अनुसार इसका अध्ययन करते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को हम देखें तो परिभाषा इसकी बनती है कि किसी वक्ता, किसी परिभाषा यूं उतार सकते हैं इसकी आप कि किसी वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा होती है इसकी। परिभाषा इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि कुछ स्कूली विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वे आराम से उतार करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये परिभाषा हुई। देखिए, वक्ता, श्रोता और अन्य यानी पुरुष 3 रूप में होते हैं। एक वक्ता होता है,
जो बात को कहता है या लिखता है, और एक श्रोता होता है जो सामने सुनता है, एक अन्य होता है जो वक्ता और श्रोता के सामने नहीं होता है। वक्ता और श्रोता दो जने हुए बात करते हैं किसी तीसरे की, तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हो गया, मैं हो गया उत्तम पुरुष। और आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आप हो गए मध्यम पुरुष। और मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, हम और आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, राम की। तो राम अपने सामने मौजूद नहीं है, जिस भी व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं वह हमारे पास नहीं है, अन्य है, वह हमारी वार्ता में शामिल नहीं है। तो वह जो अन्य हो गया वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। वह तीसरा व्यक्ति हो गया अन्य पुरुष। तो बातें तो दो में होती है, लेकिन दोनों जब तीसरे की बात करते हैं तो उस तीसरे के लिए जो सर्वनाम शब्द काम में आता है विद्यार्थियों, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम कहें कि तेरी मेरी उसकी बात, एक रचना का नाम है, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी, तू क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मेरी, मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। और उसकी, जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हमारे पास नहीं है, वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो विद्यार्थियों देखिए इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं पुरुषवाचक में। मुख्यतया इसमें आ जाते हैं एक तो मैं, तुम और वह। ये तीन मुख्य हैं, मैं, तुम, वह। इनमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन के हिसाब से, के प्रभाव से इन शब्दों का रूप बदल जाता है कि मैं का हम हो सकता है, मुझे हो सकता है, और तुम का तू हो सकता है, तुम्हें हो सकता है, आपको हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है, और वह का वे हो सकता है, उन्होंने हो सकता है, ठीक है, उसके हो सकता है, उनका हो सकता है। लेकिन मूलतः इन तीन शब्दों को आप लेकर के पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार से पुरुष हैं वे तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां एक सारणी बना करके हम पुरुष को समझ लेते हैं। पुरुष तीन होते हैं विद्यार्थियों। एक तो आपका उत्तम पुरुष, क्रम संख्या 1 पर लेंगे हम उत्तम पुरुष, और एक होता है मध्यम पुरुष, क्रम संख्या 2 पर मध्यम पुरुष हुआ, और क्रम संख्या 3 पर विद्यार्थियों अन्य पुरुष हुआ, इसको अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए कैसे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, वाक्य में 3 पुरुष होते हैं, वाक्य को कहने वाला, बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वह व्यक्ति, 3 पुरुष हो गए। तो देखिए उत्तम पुरुष, जब कोई व्यक्ति बात कहता है तो वह अपना नाम नहीं लेता है, बोलने वाला कभी अपना नाम नहीं लेता है। जैसे मोहन बोल रहा है तो मोहन ये नहीं कहेगा कि मोहन कह रहा हूं कि आप मेरे मित्र हैं, मोहन यही कहेगा कि मैं कह रहा हूं कि आप मेरे मित्र हैं। तो इस तरह से संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द काम में आया, मैं शब्द काम में आया, और मैं क्या हुआ, वक्ता के लिए काम में आया, और मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष। तो विद्यार्थियों इसको ऐसे समझे कि उत्तम पुरुष वक्ता होता है। कौन होता है, वक्ता, वक्ता या लेखक। वक्ता या लेखक के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें कौन से शब्द आते हैं, इसमें आते हैं मैं, हम, मुझे, हमारा, हमें, हमको। ये कारक के अनुसार, एक वचन बहुवचन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इनका रूप बदल जाता है, लेकिन प्रधानतः क्या होता है, मैं ही क्या होता है, इसका उत्तम पुरुष का उदाहरण होता है। वक्ता और लेखक में से कोई सा भी जो बात कहता है तो वह मैं का प्रयोग करता है, हम का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से वक्ता या लेखक है वह क्या होता है, उत्तम पुरुष। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि वाक्य में वक्ता या लेखक है वह उत्तम पुरुष होता है, या फिर वक्ता या लेखक के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सार रूप में मैंने आपको समझा दिया ताकि ज्यादा समय नहीं लगे। इसमें ये शब्द आ जाते हैं
अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? मध्यम पुरुष वह होता है जिसमें बात जिसके सामने कही जाती है, जो सुनता है। तो मध्यम पुरुष कौन हुआ? इसमें श्रोता हो गया। श्रोता का मतलब सुनने वाला। वक्ता का विलोम श्रोता होता है और लेखक का विलोम पाठक होता है। तो श्रोता या जो पाठक है, जो बात सुन रहा है, पढ़ रहा है, वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो श्रोता के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा होता है? सामने होता है ये, इसलिए इसमें देखिए विद्यार्थियों, तू, तुम, ये ध्यान रखना। तू लिखते हैं तो मात्रा बड़ी है, तुम में मात्रा छोटी है। तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तुम्हें, इस तरह के जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई कि वाक्य में श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनके लिए ये शब्द आते हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आता है अन्य। अन्य में मैंने बताया कि तेरी मेरी, उसकी बात, उसकी, तो जिसके बारे में कहा जाए, यानी इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि वाक्य में वक्ता या श्रोता, वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिया जाए वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा सुनी आपने। कौन से शब्द होते हैं इसमें? कोई तीसरा व्यक्ति होता है, उसके लिए कौन से शब्द होते हैं कि यह है, वह है, उसका, उनको, उसे, उन्हें, उन्होंने, इस तरह के शब्द हैं, वे किस में आते हैं? वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखे जाते हैं। बात सही हुई। अब इनके ऊपर हम वाक्य भी बना सकते हैं। देखिए कि मैं पढ़ता हूं, आप सुनकर के समझ लेंगे। मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना है, हमारा अध्ययन पूरा हुआ, हमें पढ़ाई के लिए जाना है, हमको जयपुर जाना है। तू, कि तू मेरी बात सुन, तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम बताओ, आप यहां बैठिए, ये आदर्श सूचक हो गए, बड़े के लिए हो गया। आप यहां बैठिए, आपका नाम बताइए, तुम्हें आज अध्ययन करना है, तो ये क्या सामने वाले को कहा जा रहा है, तो उसका नाम न लेकर के उसके नाम की जगह पर ये शब्द काम में लिए जा रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष हुआ। समझे? अब यह है वह है, यहां चक्कर पड़ता है कि यह और वह, ये ऐसे शब्द हैं जो कई जगह आएंगे। ये शब्द हमारे लिए कई जगह आएंगे। अब यह लिखा कि यह पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया। समझे आप? वह पढ़ रहा है, इसका मतलब वह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया। ठीक है, अब हम इसको यह कहें कि वह आ गई मोहन की गाय, वह आ गई मोहन की गाय, तो देखिए वहां क्या हो गया? वहां विद्यार्थियों ये वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम न रह करके और कुछ बन गया। और कुछ क्या बन गया? कोई हाथी घोड़ा तो बना नहीं। क्या बनेगा इसमें? व्याकरण की ओर जाइए आगे, इसमें सर्वनाम वाले बिंदु में हम आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास, है ना। वहां क्या संकेत हो रहा है? निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, तो वह क्या हो गया? वह निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ गया। लेकिन इसका प्रयोग यदि ये यह और वह बिल्कुल किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर काम में आए, है ना, कि यह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ये आ गए, वे आ गए, तो ये क्या है? लोगों के नाम के स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए आप कि जो सर्वनाम शब्द विद्यार्थियों निज शब्द आया एक, यहां भी निज आ रहा है। निज का अर्थ होता है खुद, स्वयं, अपने आप। तो जो सर्वनाम शब्द निज यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं,
होते हैं उन्हें क्या कहेंगे विद्यार्थियों? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हो गई। कुछ परिभाषाएं मैं बोलकर बता रहा हूं, कुछ मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आप दोनों को आप उतार सकते हैं। होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा स्पष्ट हुई? कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं निजवाचक सर्वनाम है? यानी वे शब्द जो निज के खुद के लिए है ना, उनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि ये वाक्य में ये बताते हैं कि वाक्य का जो कर्ता है वह खुद ही कोई कार्य कर रहा है, खुद के लिए वे शब्द आते हैं, खुद के नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का बोध कराते हैं। जैसे स्वयं, एक तो यही आ गया इसमें अपना एक शब्द आ गया, जैसे स्वयं, अपने आप, अपने आप ही, या फिर स्वतः है। एक शब्द ये भी बहुत अच्छा है, स्वतः है। और खुद, ठीक है, इस तरह के शब्द इसमें काम में आते हैं। इत्यादि शब्द यहां काम में आते हैं। अब इनसे हम वाक्य बनाए तो इनकी सार्थकता समझ में आएगी कि स्वयं, यहां मैं लिखूं कि बच्चे स्वयं पढ़ेंगे। अब यहां देखिए बच्चे हैं, वे स्वयं पढ़ेंगे यानी खुद ही अपना काम करेंगे। वे खुद खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे। यहां क्या हो गया? कार्य खुद ही किया जा रहा है। ऐसे हम देखें कि रोहित अपने आप चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा। तो यहां भी क्या निज का बोध कराने वाले शब्द हैं, चला जाएगा, ये आ गया यहां पर। तो ये क्या है? ये सारे निजवाचक सर्वनाम है। और प्रयोग कर लेते हैं। स्वतः है, हम स्वतः अध्ययन करते हैं। उदाहरण हो गया हमारे पास। तो ये स्वतः शब्द किसका बोध कराता है? निज का, खुद का, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अपने आप ही, कि विद्यार्थी आप ही पढ़ते हैं, छात्र हैं वे आप ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपके निजवाचक सर्वनाम हो गए। और निज शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं इसमें हम। यहां लिख देता हूं मैं निज, मुख्य शब्द तो यही है। चलिए इसका भी प्रयोग कर देते हैं। हालांकि वाक्यों में ये बहुत कम दिखाई देता है। कहें कि विद्यार्थी निज आवास में रहते हैं। इसको थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी निज आवास में रहते हैं, कुछ विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। तो यहां पर निज यानी अपने, खुद के, स्वयं के। तो यहां भी क्या हो गया? ये निज शब्द आ गया, ये स्वतः आया, अपने आप आया, स्वयं आया। इस तरह के ये सारे शब्द जहां भी आए तो विद्यार्थियों आपको निजवाचक सर्वनाम सही करना है। ऐसे इसको पहचान होगी। बहुत ही सरल है, सीधा सा, नाम से स्पष्ट है कि प्रश्नवाचक, कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के बारे में किसी प्रश्न का बोध कराए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए किसी प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं।
अब इसमें देखिए सीधा सा कि कौन क्या किसे, कौन क्या किसे, तीन शब्द हैं मुख्यतः। कौन क्या किसे, किसको, किसने, इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होता है वहां वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य बना करके देख सकते हैं कि कौन आया, कौन आया, क्या लगाया, प्रश्न। और ऐसे ही यहां क्या हो गया, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कि क्या हुआ, किसे बुलाया गया, किसको कहा गया, किसने पुकारा, इन सब के आगे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और ये सारे शब्द जहां भी वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल है, इससे आप स्वतः भी वाक्य बना सकते हैं। अब हम क्रम संख्या चौथा देखते हैं अपने वाक्य के अनुसार। वाक्य अपना क्या था, सर्व पुरुष को निज प्रश्न संबंधी निश्चय निश्चय रहता है। तो सर्व पुरुष को निज प्रश्न संबंधी, प्रश्नवाचक आ गया, उसके आगे संबंधी अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखता हूं, देखिए कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर दो वस्तुओं या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करता है या संबंध का बोध कराता है, संबंध स्थापित करते हैं, बहुवचन में ले लेते हैं क्योंकि जो सर्वनाम शब्द काफी के लिए आ गया। संबंध स्थापित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हुई, परिभाषाएं आपको लिखनी है ताकि हमेशा के लिए याद रहे और उलझे नहीं परिभाषा बनाते समय। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर दो वस्तुओं, वे दो वस्तुएं कोई सी भी हो सकती हैं, कोई घटनाएं भी हो सकती है, उनके बीच यानी वे दो वाक्यांश होते हैं, उनके बीच संबंध बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थियों, जैसे हम लिखते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वाक्य हो गया एक। अब यहां इन दो वाक्यांशों के बीच में क्या कर रहे हैं, ये जैसी और वैसी, ये जो दो शब्द हैं विद्यार्थियों, वे क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं करनी और भरनी दोनों के बीच। जैसे हम कहें कि जो बोएगा वह काटेगा, जो वह है, इसकी जगह यह भी हो गया कि जो बोएगा सो काटेगा। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो वह आ जाए या फिर जो सो आ जाए, बात एक ही है। एक वाक्य आता है, इसमें कई बार आ चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां देखिए जिसकी और उसकी, ये इन दोनों में क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। और इसमें एक ध्यान रखने की बात और है कि यहां जो भी वाक्य आते हैं वे मैं कहूं कि प्राय कर कौन से वाक्य आएंगे, ये सारे वाक्य हैं विद्यार्थियों, ये मिश्र वाक्य हैं। ये कौन से वाक्य हैं, ये मिश्र वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं। जो सो, जैसी वैसी, है ना। क्योंकि मिश्र वाक्य क्या होता है कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उसके आश्रित होते हैं। तो यहां पर क्या होते हैं, एक प्रधान है और बाकी दूसरा उसके आश्रित हैं। और वे किससे जुड़े होते हैं, वे जो
वह है, जैसी, वैसी इन शब्दों से क्या होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं, तो वे मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। ये वाक्य वाले बिंदु में देखेंगे। इस तरह के जो वाक्य आते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। और इसमें एक खास बात कि इनमें जो पहले जो शब्द आता है इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसको विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम मुख्यतया यही है। और ये जो बाद में जो शब्द आता है, दूसरा जो शब्द आता है जोड़ने वाला, इसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसको व्याकरण में विद्वान लोग क्या कहते हैं, सहसंबंधवाचक सर्वनाम नाम से पुकारते हैं। सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाए कि वाक्य में उसकी शब्द है या वह शब्द है या वैसी शब्द है, ये किस कोटि के सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, सहसंबंधवाचक सर्वनाम, या फिर अन्य दो नाम और दे दिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसमें, इस वाक्य के अनुसार ये क्या है, दूसरे शब्द हैं, ये किस कोटि में रखे जाएंगे, सहसंबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखे जाएंगे। क्रम संख्या 5, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों से, परिभाषा हो जाती है इसकी, कि जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर, निकट या दूर की वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हो गई। अब परिभाषा को हम सरल भाषा में समझें तो बताता हूं मैं आपको। देखिए, कहलाते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए कि वे शब्द जो निकट या दूर की वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान करा देते हैं। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं और साथ ही निश्चित बता देते हैं कि यह है और वह है। देखिए इसमें क्या होता है, खासकर यह है, वह है, ये, वे, एक वचन में यह वह, बहुवचन में ये वे, इस तरह के शब्द हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसमें और हमने पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा उसमें अंतर है, गौर करने की बात है। कैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। उदाहरण देखना आप, यहां वह किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए आया है, किसी व्यक्ति के नाम के लिए आया है, नाम के स्थान पर आया है, तो ये क्या हो गया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, वह पढ़ रहा है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो गया, मैं, तुम, वह, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ये विद्यार्थियों ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि यहां पर केवल व्यक्ति के नाम के लिए यह आया है और आगे इससे जुड़ी हुई सीधी क्रिया दिखाई जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में पुरुषवाचक सर्वनाम, और हम कहें कि वह रहा ताजमहल। अब देखिए यहां वह रहा ताजमहल, यहां निश्चितता का बोध कराया जा रहा है कि ताजमहल वह है। ठीक है, निकट दूर का संकेत है, तो इसमें क्या हो गया, बताया जा रहा है ताजमहल की ओर संकेत करके निश्चित बोध कराया जा रहा है। तो यहां पर वह शब्द, इस तरह की परिस्थिति में वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या हुआ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वह रहा ताजमहल, यह कल, यह कल जाएगा। अब देखिए यह कल जाएगा, यहां पर जो यह शब्द है वह किसके लिए आया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आया। तो यहां पर भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहां पर भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। जबकि यहां क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कल जाएगा, यह किसके लिए आया है, एक व्यक्ति के लिए आया है, बालक के लिए आया है, या किसी व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष के लिए आया है। तो यहां पर यह शब्द
पुरुष की ओर इशारा कर रहा है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां भी पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहां आपका निश्चयवाचक सर्वनाम वह रहा ताजमहल। और देखिए ये आ गया हमारा शहर, हमारा शहर। विद्यार्थियों ये आ गया हमारा शहर। चलते चलते किसी ने संकेत किया कि ये आ गया हमारा शहर, तो यहां पर ये शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? इस शहर की ओर, कि ये पास आ गया है। तो यहां पर क्या है? निश्चितता का बोध कराने के कारण, शहर की ओर निश्चित संकेत करने के कारण ये क्या आ गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोनों में साथ साथ भेद करके, क्योंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयात्मकता का बोध कराता है, तो इसको आप निश्चयवाचक सर्वनाम माने क्या है, और साथ में इसको आप पुरुषवाचक सर्वनाम समझें। तो इनमें अंतर समझते जाइए। इस तरह की परिस्थिति हो तो क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी के जो उदाहरण है, अन्य और उदाहरण है, हम क्या करेंगे? प्रश्नों में समझेंगे। इससे संबंधित में एक अगला जो वीडियो होगा अपना, वो प्रश्नों से संबंधित होगा, सर्वनाम से संबंधित जटिल सरल सारे प्रश्नों का संग्रह उसमें होगा। प्रश्नोत्तरी में आपका बहुत ज्यादा अभ्यास हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। चलिए लेते हैं क्रम संख्या 6 पर अगला भेद, अंतिम भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के जितने भेद हैं उनके नाम ही उनका पूरी तरह से परिचय हमें समझा देते हैं। इस भेद का नाम है विद्यार्थियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिसमें अनिश्चितता का बोध कराया जाता हो, वे शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति वस्तु की जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के बारे में अनिश्चित स्थिति का बोध कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हुई विद्यार्थियों। आगे हम देखें इसमें कौन कौन से होते हैं। इसमें शब्द होते हैं कोई, कुछ, किसी, किसी ने, किसी का इत्यादि शब्द किस में आ जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। मूलतः इन 3 शब्दों से ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पूरी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। जैसे वाक्य बनाते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब आ तो रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए यह शब्द क्या हो गया? अनिश्चित स्थिति का बोध कराने के कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, छोटा सा ले लेते हैं कि कुछ गिरा। अब क्या गिरा? यहां कोई ज्ञात नहीं है, कुछ गिरा, अनिश्चित दशा का बोध है। तो यहां पर कुछ शब्द क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी, देखिए किसी ने पूछा। अब किसने पूछा, क्या पूछा? कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो किसी क्या है? अनिश्चित दशा का बोध कराने के कारण विद्यार्थियों क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सर्वनाम से संबंधित ये 6 सर्वनाम हो गए, अपने 6 भेद हो गए इनके सूत्र के अनुसार, अपने वाक्य के अनुसार, उसी क्रम में। अब मैं लेता हूं एक शब्द आता है इसमें आप। इस आप शब्द में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, किस तरह से उनका हम पता लगाएं? देखिए आप शब्द पर हम चर्चा करें। एक आप शब्द होता है सर्वनाम में, तो आप शब्द से संबंधित मैं 3 वाक्य बनाता हूं और उनके आधार पर हम क्या करेंगे? इनकी पहचान करेंगे कि आप शब्द कौन कौन सी दशा में, कौन से सर्वनाम के भेदों में गिना जाता है। देखें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं। किसको कहा जा रहा है? सामने वाले को कहा जा रहा है। ठीक है,
और दूसरा वाक्य मैं बनाता हूं, एक ये बनाया मैंने और दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि बालक आप ही जा रहा है। कोई छोटा बच्चा है वह आप ही जा रहा है। तीसरा एक उदाहरण लेते हैं कि दिनकर, नाम सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी महान रचयिता थे। रचयिता ये शुद्ध है, रचयिता थे। आपने कुरुक्षेत्र, बहुत ही श्रेष्ठ रचना है उनकी, कुरुक्षेत्र काव्य है उनका ओजस्वी। आपने कुरुक्षेत्र की रचना की। इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, इस तरह भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। तो वहां आप शब्द का प्रयोग आ जाए तो विद्यार्थियों कौन कौन से सर्वनाम होंगे पहचानिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कहने वाला सामने कोई बैठा है उसे कह रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं तो क्या हुआ, उत्तम पुरुष। आप क्या हुए, अभी हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष। तो यहां पर आप है वह कौन सा सर्वनाम हुआ, वह हुआ विद्यार्थियों मध्यम पुरुष। यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यहां पर आपने समझा होगा, ठीक है। अब है बालक आप ही जा रहा है। क्रम संख्या 2 पर हमने पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम की कोई जब व्यक्ति खुद ही कोई काम करता है, खुद के लिए कोई शब्द आता है, निज का जब वहां बोध कराया जाता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम। तो बालक आप ही, स्वतः ही, निज ही, खुद ही। तो आप यहां पर निज का बोध कराने के कारण आ गया यहां पर विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 2 हो गई, अलग अलग हो गए। देखिए अब है दिनकर जी महान रचयिता थे, आपने कुरुक्षेत्र की रचना की। किसके बारे में बताया जा रहा है, दिनकर जी के बारे में। और ये शब्द किसके लिए है, दिनकर जी के लिए। कि यहां आपने लिख दिया, ये नहीं लिखा कि उन्होंने, यहां क्या लिखा, आपने, आपका प्रयोग कर दिया। उन्होंने का तो प्रयोग करते हैं माननीय पुरुष की ओर चले जाते, लेकिन आपने आदर के साथ, सम्मान के साथ इनका आपने शब्द के साथ जोड़ दिया इसको। तो क्या हुआ, दिनकर जी महान रचयिता थे, आपने कुरुक्षेत्र की रचना की। आपने किसने, दिनकर जी ने। दिनकर जी हमारे पास मौजूद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष। आप क्या हुए, सुनने वाले, यहां पर श्रोता क्या हुए, श्रोता हुए मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बताया जा रहा है वह क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहां किसके बारे में बताया जा रहा है, दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी यहां मौजूद नहीं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वे क्या हो गए, अन्य पुरुष। तो यहां ये जो आपने शब्द है, ये विद्यार्थियों इस परिस्थिति में किस सर्वनाम में आएगा, यह आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए कितना जोरदार ये विश्लेषण हुआ यहां पर इन तीनों का आप शब्द के बारे में। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। इस दशा में यहां क्या हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए कौन कौन से सर्वनाम आ गए एक वाक्य में। ये आप शब्द है, किस में आ गया, मध्यम पुरुष में। दूसरे में क्या आ गया, निजवाचक में। तीसरे में क्या आ गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इस तरह से सर्वनाम में चमत्कार होता है और सर्वनाम से भाषा क्या है, बहुत ही प्रभावशाली बनती है, सहज बनती है। पहले आप इनका अध्ययन कीजिए और इसके बाद में मैं आपके लिए अगला जो वीडियो में लेकर आऊंगा सर्वनाम के जटिल प्रश्नों का, जिसमें गहन मंथन के साथ अनेक प्रश्न होंगे। जैसे अपने पहले प्रश्न आए थे संधि से समास से संबंधित, वैसे प्रश्न सर्वनाम से संबंधित आएंगे, जो आपको झकझोर के रख देंगे, हिलाकर रख देंगे। यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो हो सकता है कि आप उनसे दूर भागेंगे, लेकिन दूर नहीं भागना है, क्योंकि भागने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। जो निकलते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वे ही विजय को हासिल करते हैं। तो आपको जीतना है, मंजिल को पाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, आता हूं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।